अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था में कितना भूचाल चल रहा है आजकल, ये हमने काफी डिटेल में कवर किया है देशभक्त पर। साथ ही साथ इसका हम पर क्या असर पड़ेगा, इसी हड़कंप के बीच में पिछले हफ्ते ट्रंप ने फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन से जुड़े 80,000 से ज्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने का दावा किया। ये कितना सिग्निफिकेंट है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो फाइल्स डिक्लासिफाई करने की बात है जिससे अमेरिका के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला था। ये मान लीजिए कि नेताजी बोस की सच्चाई के बारे में हम जितना जानना चाहते हैं, उतना ही अमेरिका की जनता कैनेडी और उनके मौत के पीछे क्या साजिश है वो जानना चाहती है। तो क्या 80,000 पन्नों ने अमेरिका की सबसे बड़ी मिस्ट्री को फाइनली सॉल्व कर दिया? क्या इन डॉक्यूमेंट्स में फुल डिस्क्लोजर हुआ है, या फिर से ये एक जुमला था, एक ट्रंप स्टाइल मेगा पीआर स्टंट जहां फैक्ट से ज्यादा ऑप्टिक्स पर ध्यान दिया गया था? क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई चाहते हैं कि दुनिया को जेएफके की मौत की सच्चाई पता चले, या क्या जेएफके की मौत का पूरा सच आज भी हमें सही से मालूम नहीं हो पा रहा है? जानते हैं इस पूरे कहानी के पीछे पॉलिटिक्स क्या है, हिस्ट्री क्या है और सच्चाई क्या है। 21 नवंबर 1963 प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अपनी पत्नी जैकलीन कैनेडी और वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन के साथ टेक्सास के दौरे पर निकलते हैं। इस दौरे का मकसद अगले साल होने वाले चुनाव के लिए फंड रेजिंग तो था ही, लेकिन साथ ही साथ इस ट्रिप के पीछे एक और बड़ी वजह थी, और वो था टेक्सास में डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर चल रही टेंशंस को कम करना। 1964 के इलेक्शंस पास आ रहे थे और कैनेडी चाहते थे कि टेक्सास का सपोर्ट उनके साथ बना रहे। टेक्सास और खासकर कि डैलस शहर यूएस के सबसे ज्यादा राइट विंग इंक्लाइंड रीजन्स में से एक माना जाता था उस समय। वहां एंटी कैनेडी सेंटिमेंट्स भी काफी तेज थे। लेकिन जब कैनेडी अपनी पत्नी के साथ टेक्सास के सैन एंटोनियो, ह्यूस्टन और फोर्ट वर्थ जैसे शहरों में दौरा कर रहे थे, तब उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ को देखकर यह कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो अपने विरोधियों के गढ़ में कैंपेनिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। दरअसल कैनेडी अमेरिकन के लिए एक नई उम्मीद का चेहरा थे। अमेरिकन उन्हें एक यंग फैमिली मैन की तरह देखते थे, जो कोल्ड वॉर के पीक टेंशंस के दौर में भी चांद पर जाने की बात करते थे, शांति और समृद्धि की बात करते थे, फ्री स्पीच और सिविल लिबर्टीज को प्रायोरिटाइज करते थे। उस दौर के अमेरिका के लिए कैनेडी वाकई एक टू गुड टू बी ट्रू लीडर बनकर सामने आए थे। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। 21 नवंबर की रात वो फोर्ट वर्थ के एक होटल में रुकते हैं। अगले दिन सुबह कैनेडी होटल से बाहर एक पार्किंग लॉट में स्पीच देते हैं। फिर फोर्ट वर्थ चेंबर ऑफ कॉमर्स के ब्रेकफास्ट इवेंट में एक और स्पीच देते हैं। उसके बाद उनका काफिला रवाना होता है डैलस के लिए। एक छोटी सी हवाई यात्रा के बाद मिस्टर एंड मिसेस कैनेडी डैलस के लव फील्ड एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। एयरपोर्ट पर आए लोगों से मिलते हैं। फिर यह कपल एक कस्टमाइज्ड ओपन टॉप कन्वर्टेबल लिमो में बैठकर रवाना होती है डैलस शहर के ट्रेड मार्ट की ओर। उनके साथ उनकी कार में टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनली और उनकी पत्नी भी बैठी होती हैं। इस बीच डैलस के सड़कों पर जहां से प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय गुजरने वाला था, वहां लगभग 2 लाख लोग जमा होते हैं अपने प्रेसिडेंट की एक झलक पाने के लिए। इस मोटरकेड के डीली प्लाजा पहुंचने तक सब कुछ एकदम अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा था, लेकिन तभी अचानक दोपहर 12:30 बजे जैसे ही कैनेडी की कॉन्वॉय टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी के सामने से गुजरने लगती है, अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। पहली गोली टारगेट मिस कर देती है, दूसरी प्रेसिडेंट कैनेडी के गले से गुजरकर आगे बैठे गवर्नर कॉनली को लगती है। फाइनली तीसरी गोली सीधे कैनेडी के सिर पर लगती है, जिससे वो बगल में बैठी अपनी पत्नी के गोद में गिर जाते हैं। एजेंट्स तुरंत गाड़ी को पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ भगाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कैनेडी को नहीं बचा पाते हैं। दोपहर 1 बजे ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाता है कि प्रेसिडेंट कैनेडी अब इस दुनिया में नहीं रहे। गोलियां चलाने के तुरंत बाद ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी के 6th फ्लोर पर एक खिड़की के पास बुलेट केसिंग्स मिलती है। वहां एक राइफल भी बरामद होती है। बाद में पता चलता है कि यह राइफल ली हार्वी ऑसवाल्ड की है, जिसका इस्तेमाल उसने प्रेसिडेंट कैनेडी को मारने के लिए किया था। ऑसवाल्ड ने असैसिनेशन के सिर्फ 1 महीने पहले ही यहां काम पकड़ा था। पुलिस के पहुंचने से पहले ऑसवाल्ड वहां से फरार हो चुका था।
ऑसवर्ल्ड पहले अपने बोर्डिंग हाउस पहुंचता है, वहां कुछ देर बिताता है, फिर वो सड़कों पर निकल जाता है। रास्ते में डैलस पुलिस ऑफिसर J.D. ट्रिपिट उसे मिलते हैं। ट्रिपिट अभी ऑसवर्ल्ड की डिस्क्रिप्शन मैच ही कर रहे होते हैं कि ऑसवर्ल्ड बिना किसी वार्निंग के उन पर गोली चला देते हैं। तकरीबन 1:50 पर ऑसवर्ल्ड को टेक्सास थिएटर से पुलिस जिंदा पकड़ने में कामयाब हो जाती है। ऑसवर्ल्ड पुलिस के कस्टडी में अपने आप को नॉट गिल्टी बताता है। आई एम जस्ट अ पैट्सी, ये एग्जैक्ट शब्द होते हैं ऑसवर्ल्ड के। उनके अनुसार वो बस एक मोहरा थे और ये पूरा खेल उनसे बहुत बड़ा है, उन पर झूठे इल्जाम बस लगाए गए हैं। असैसिनेशन के 2 दिन बाद 24 नवंबर की सुबह जब ऑसवर्ल्ड को डैलस पुलिस हेडक्वार्टर्स से काउंटी जेल शिफ्ट किया जा रहा होता है, तब मीडिया के कैमरा पर्सन्स के सामने एक आदमी भीड़ से निकलता है और ऑसवर्ल्ड पर गोली चला देता है। यह आदमी था जैक रूबी, एक नाइट क्लब ओनर जो काफी पुलिस वालों का जाना पहचाना होता है। रूबी का कहना था कि उसने प्रेसिडेंट की वाइफ जैकलीन कैनेडी को ट्रायल और कोर्ट कचहरी के परेशानी से बचाने के लिए ऑसवर्ल्ड को सीधा खत्म ही कर डाला। खैर, ऑसवर्ल्ड को भी ठीक उसी हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां कैनेडी को ले जाया गया था, पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां ऑसवर्ल्ड की भी मौत हो जाती है। जैक रूबी को एक मर्डर के आरोप में सजाए मौत सुनाई जाती है, लेकिन साल 1966 में एक टेक्सास कोर्ट उसका केस दोबारा खुलवाने का आदेश देती है। लेकिन नया ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ही 1967 में रूबी भी उसी पार्कलैंड हॉस्पिटल में लंग कैंसर से दम तोड़ देता है। कैनेडी की मौत के कुछ ही घंटों के अंदर वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन को एयरफोर्स 1 में ऑफिशियली प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। इस असैसिनेशन की तहकीकात करने की जिम्मेदारी वॉरेन कमीशन को सौंपी जाती है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस अर्ल वॉरेन की निगरानी में इस कमीशन ने 10 महीने में अपनी रिपोर्ट फाइल की। इन्वेस्टिगेशन में वॉरेन कमीशन ने कंफर्म किया कि ऑसवर्ल्ड ने ही JFK की हत्या की थी। कमीशन ने यह भी पाया कि ऑसवर्ल्ड या रूबी किसी डोमेस्टिक कंस्पिरेसी या फॉरेन गवर्नमेंट से लिंक्ड नहीं थे। लेकिन वॉरेन कमीशन की रिपोर्ट यह बता नहीं पाई कि ऑसवर्ल्ड की कैनेडी को हत्या करने के पीछे इंटेंशन क्या था, मकसद क्या था, मोटिव क्या था। मोटिव एस्टैब्लिश किए बिना इस रिपोर्ट को कोई मानने वाला नहीं था। इसीलिए आज भी 65% से ज्यादा अमेरिकन इस वॉरेन कमीशन रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को सच नहीं मानते हैं। जब लोगों ने असैसिनेशन से जुड़े जेन्युइन क्वेश्चंस सरकार से पूछने शुरू किए, जब उनका जवाब उन्हें नहीं मिला, तब शुरू होते हैं कंस्पिरेसी थियरीज। 2017 की एक वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट की माने तो अलग अलग कंस्पिरेसी थियरीज ने आज तक 42 ग्रुप्स, 82 असैसिन्स और 200 से ज्यादा लोगों को JFK के असैसिनेशन से जोड़ा है, लिंक किया है। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे मशहूर थियरीज पर। ए, मल्टीपल गनमैन। सबसे फेमस और सबसे कॉमन थियरी जिसे कहा जाता है वो है कि कैनेडी को मारने के पीछे सिर्फ एक गनमैन, एक असैसिन, एक हत्यारा नहीं था। इस थियरी की शुरुआत किसी रैंडम कंस्पिरेसी थियरिस्ट ने नहीं, बल्कि खुद US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से हुई थी। पहले वॉरेन कमीशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कहा था कि ऑसवर्ल्ड ने अकेले ही कैनेडी को मारा था और जैक रूबी ने भी अकेले ही ऑसवर्ल्ड को गोली मारी। लेकिन आने वाले सालों में मार्टिन लूथर किंग, रॉबर्ट F कैनेडी के असैसिनेशंस, 1976 में वाटरगेट स्कैंडल जैसी चीजों के बाद लोगों का सरकार के ऊपर भरोसा काफी कम हो गया था। इसी के बीच JFK असैसिनेशन में भी एक नई इन्वेस्टिगेशन का फैसला लिया जाता है। इसके लिए बनाई जाती है हाउस सिलेक्ट कमिटी ऑन असैसिनेशंस। इस कमिटी ने कंक्लूड किया कि हो सकता है कि एक और दूसरा गनमैन भी था उस दिन पास के टीले पर। हालांकि आज के हाईटेक फोरेंसिक एनालिसिस ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया है, लेकिन लोगों के लिए यह काफी था उनका शक यकीन में बदलने के लिए। नंबर 2, अम्ब्रेला मैन। एक और अजीब लेकिन इक्वली पॉपुलर थ्योरी है अम्ब्रेला मैन की। कैनेडी के असैसिनेशन के दिन एक आदमी एक काले छाते के साथ नजर आता है फुटेज में, जबकि उस दिन काफी धूप थी। कुछ लोगों ने कहा कि यह आदमी एक स्पेशल गन छुपा रहा था अपने अम्ब्रेला में। ओलिवर स्टोन की फिल्म JFK ने इस थ्योरी को फिर और भी हवा दी। लेकिन 1978 में यह छाते वाला आदमी खुद ही सामने आता है। इसका नाम लुई स्टीवन विट, और इसने हाउस कमिटी के सामने एक्सेप्ट किया कि अम्ब्रेला मैन वही था। उसने बताया कि उसने अम्ब्रेला एक वेपन नहीं बल्कि एक प्रोटेस्ट का सिंबल की तरह उसे इस्तेमाल किया था।
नंबर 3, इनसाइड जॉब। कुछ लोगों का मानना है कि कैनेडी का कत्ल दरअसल एक इनसाइड जॉब था। इस थियरी के अनुसार सीआईए और लिंडन बी जॉनसन, जो कैनेडी के बाद प्रेसिडेंट बनते हैं, खुद ही इस असैसिनेशन में शामिल थे। ऑलिवर स्टोन की फिल्म और रॉजर स्टोन की किताब द मैन हु किल्ड कैनेडी ने इस थियरी को और भी लोकप्रिय बनाया, लेकिन हिस्ट्री प्रोफेसर्स और एक्सपर्ट्स ने इसे रिडिकुलस और कॉन्ट्राइव्ड कह के रिजेक्ट कर दिया। नंबर 4, क्यूबा एंड द सोवियत यूनियन। ऑसवर्ल्ड एक वक्त सोवियत यूनियन में भी रह चुका था। सितंबर 1963 में कैनेडी के कत्ल के सिर्फ 2 महीने पहले ऑसवर्ल्ड मेक्सिको सिटी गया और वहां सोवियत और क्यूबन एम्बेसीज में भी होकर आया। क्या उसने यहां कोई इंस्ट्रक्शंस लिए थे? उसे कोई ट्रेनिंग मिला था? एक सोवियत ऑफिसर जिसे ऑसवर्ल्ड मिलता है, वैलेरी खोस्टिकोव, केजीबी का एक असैसिनेशन स्पेशलिस्ट माना जाता है। सीआईए और एफबीआई ने सोवियत या क्यूबन इन्वॉल्वमेंट को रिजेक्ट किया है और वॉरेन कमीशन और हाउस सिलेक्ट कमिटी ने भी कहा कि क्यूबा या यूएसएसआर का हाथ नहीं था इसमें। लेकिन यह सच है कि सीआईए कुछ समय से क्यूबा के फिदेल कैस्ट्रो को असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या यह हो सकता है कि क्यूबा भी ऑसवर्ल्ड के थ्रू अपना बदला लेने की कोशिश कर रहा था? लेकिन अभी भी इस पर कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं है। जेएफके असैसिनेशन को लेकर नए डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते ही कंस्पिरेसी थियरीज और डिस्कशन में फिर से गर्मागर्मी हो गई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नए फाइल्स रिलीज किए हैं उसमें कुछ नए तथ्य जरूर सामने आते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या नया इंफॉर्मेशन हमें मिलता है जो इतने सालों से, 6 दशकों से सीक्रेट था। जॉन एफ कैनेडी के मर्डरर ली हार्वी ऑसवर्ल्ड पर सीआईए की नजर असैसिनेशन से पहले भी थी। डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि सीआईए उस पर नजर रख रही थी, लेकिन फिर भी असैसिनेशन रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। नए फाइल्स में मेक्सिको सिटी के उनके फोन कॉल्स की भी जिक्र है। ऑसवर्ल्ड ने जो फोन कॉल सोवियत एम्बेसी के गार्ड को किया था, कहा जाता है कि मेक्सिको सिटी में उन्होंने ओपनली कैनेडी को मारने की भी बात की थी, लेकिन अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। नए डॉक्यूमेंट्स में जेएफके और सीआईए के बीच में टेंशंस की भी बात की गई है। कुछ मेमोज दिखते हैं हमें इन डॉक्यूमेंट्स में, जहां सीआईए सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं बल्कि यूएस फॉरेन पॉलिसी पर भी एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस प्ले करने लगती है। इन नए डॉक्यूमेंट्स में हमें यह भी पता चलता है कि कोल्ड वॉर के दौरान सीआईए के सीक्रेट बेसिस सिर्फ यूरोप या अमेरिका में सीमित नहीं थे, बल्कि इंडिया के सबसे बड़े शहर न्यू दिल्ली और कोलकाता तक पहुंच चुके थे। ये वही बेसिस थे जो जनरली एक्सट्रीम कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देते थे, जैसे सीक्रेट इंटेरोगेशंस, डिटेनी ट्रांसफर्स, इंटेलिजेंस गैदरिंग और यहां तक कि फंडिंग ऑफ असैसिनेशंस या गवर्नमेंट चेंज। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इतने डॉक्यूमेंट्स अब सामने आए हैं जहां शहरों के नाम सामने आते हैं जहां सीआईए प्रेजेंट था। रावलपिंडी, कोलंबो, तेहरान, सियोल, यहां तक कि टोक्यो में भी सीआईए के सीक्रेट बेसिस थे। खैर, जेएफके की कहानी पर वापस आते हैं। 1992 के एक लॉ के मुताबिक सारे जेएफके असैसिनेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स 25 साल के अंदर अंदर पब्लिक होने चाहिए थे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाम पर कुछ फाइल्स पर होल्ड लगा दिया गया। ट्रंप ने कहा था कि इस बार वो कुछ भी रिडैक्ट नहीं करेंगे, माने कुछ भी नहीं रोकेंगे, सब कुछ रिलीज कर देंगे। लेकिन नए डॉक्यूमेंट्स में अभी भी कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ब्लैक्ड आउट है, उन्हें काट दिया गया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, लेकिन अब भी एफबीआई और सीआईए के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक नहीं की जा रही है। तो जब डॉक्यूमेंट्स में कुछ नया नहीं है या जो नया है वो जेएफके की मौत से जुड़ा नहीं है, तो फिर ट्रंप ने इतनी मीडिया फ्रेंजी के बीच में इसे रिलीज क्यों किया, इतना हाइप क्यों किया? और जब रिलीज किया भी तो कुछ प्लेसेस अभी ब्लैक्ड आउट क्यों है? क्योंकि शायद अगर क्लियर यस और नो लोगों को जवाब मिल जाए तो पॉलिटिशियंस का काम कैसे चलेगा। एक्सपर्ट्स ने तो सालों से कहा था कि इन सारे फाइल्स को टटोल लो, कुछ नया इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है। और अब तो ट्रंप ने खुद ही इतना बवाल होने के बाद आउटकिक को एक इंटरव्यू में बोल दिया कि पेपर्स हैव टर्न्ड आउट टू बी समवॉट अनस्पेक्टेक्युलर। कोई चौंका देने वाली चीज नहीं मिली है। अब पब्लिक ही अपना माइंड खुद बना ले इस मैटर पर, और पब्लिक वही कर रही है, अपना माइंड बना रही है, सुराग ढूंढ रही है। लेटेस्ट कंस्पिरेसी थियरी फोकस करती है इंटेलिजेंस एजेंट, सीआईए इंफॉर्मेंट और फॉर्मर यूएस आर्मी कैप्टन जॉन गैरेट अंडरहिल जूनियर पर। कैनेडी के असैसिनेशन के एक दिन बाद अंडरहिल वॉशिंगटन से निकलते हैं, अपने दोस्त के यहां न्यू जर्सी पहुंचते हैं। अपने दोस्त को एलिजेडली बताते हैं कि सीआईए के अंदर एक ग्रुप था जिसने कैनेडी को मरवाया है, और अब
कि उसकी जान भी खतरे में है, उसे देश से बाहर निकलना होगा। 6 महीने के अंदर अंदर अंडरहिल भी मरे हुए पाए जाते हैं, ऑटोप्सी बताती है सुइसाइड। तो 80,000 पेज रिलीज होने के बाद भी कैनेडी की मौत के पीछे जो रहस्य था, सीक्रेट था, कंस्पिरेसी था, वो सामने नहीं आया है। और नेतागण अब भी अगर पॉसिबल हो तो इसे निचोड़ेंगे अपने बेनिफिट के लिए, लोगों को भड़काने के लिए। दरअसल ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि जनता को असली मुद्दों से कैसे डिस्ट्रैक्ट रखा जाए, गड़े मुर्दे उखाड़कर। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था, ट्रंप मोदी से ही पॉलिटिकल टिप्स लेता है। अस वर्सेस देम, अखंड अमेरिका, मेक इन अमेरिका, विपक्ष मुक्त अमेरिका। ये भक्त बनर्जी ने भी आपको बताया है इस चैनल पर। तो ये जेएफके फाइल्स भी इसी का ही हिस्सा है। अब जहां मोदी के शागिर्द 300 साल पुराने औरंगजेब के कब्र को खोद रहे हैं, वहीं ट्रंप 50-60 साल पीछे जाकर कैनेडी के बारे में जो फाइल्स हैं उसे रिलीज कर रहे हैं और एक माहौल बना रहे हैं। और माहौल बनाना जरूरी भी है कि इससे पहले आपके सपोर्टर्स भी अंडे के प्राइसेस, ओवरऑल इन्फ्लेशन, टैरिफ वॉर, स्टॉक मार्केट में उथल पुथल, जो नुकसान हो रहा है, इस पर सवाल पूछना शुरू कर दे। एक नया लॉलीपॉप देना बनता है। और हम इसे लॉलीपॉप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ट्रंप सच में जनता को पूरा पूरा सच बताना चाहते थे तो सारे फाइल्स बिना किसी रिडक्शन के, बिना किसी डिलीशन के रिलीज कर देने चाहिए थे। और साथ ही साथ जो इतना हवा बनाया था एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, उसे क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा है? वहां भी कई बड़े नाम दफन हैं, उन्हें भी सामने आने चाहिए। सारे सपोर्टर्स को आपने कहा था कि एप्स्टीन फाइल्स आप पब्लिक करेंगे, लेकिन अब चुप्पी हो जा रही है। ये क्यों थोड़े से फाइल्स रिलीज करके कंस्पिरेसी थियरीज को बढ़ावा देकर किसे बेनिफिट मिलता है? सिर्फ नेता को। और जो जनता है वो अब इस पर भी नए कंस्पिरेसी थियरीज बनाती रहेगी और इसी में बिजी रहेगी। गजब का मास्टर स्ट्रोक है। और जब तक जनता कंस्पिरेसी थियरीज में विश्वास करती रहेगी, ऐसे मास्टर स्ट्रोक्स आते भी रहेंगे।